सो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। तो नेक्स्ट लिखते हैं मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑन रफ inclined surface or plane। ठीक है। सो इसमें दो केस होगा, एक होता है अपवर्ड स्लाइडिंग, वन इज डाउनवर्ड स्लाइडिंग। तो हम पहला केस ले रहे हैं डाउनवर्ड स्लाइडिंग का, डाउनवर्ड स्लाइडिंग। ठीक है। सो हमारे पास मान लो कोई भी ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, और यहां पर आपके पास एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है, और ये रफ सरफेस दिया हुआ है, सरफेस रफ है। ठीक है। तो अब क्या होगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन n आता है, यहां पे आता है इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, और यहां पे आता है mg का एक कंपोनेंट mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इतना तो। ठीक है। अब अगर जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रिक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा कहां पे होता है, जहां पर रिलेटिव मोशन होती है उसके अपोजिट। ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लग गया ऊपर। ठीक है, ये हो गया। बस इतने फोर्स आएंगे। अब अगर आपको लिखना हो कितने एक्सीलरेशन से ये नीचे स्लाइड करेगा, ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो अब ये कितने एक्सीलरेशन से नीचे स्लाइड करेगा वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है लाइक नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे, लाइक a इज इक्वल टू, नीचे आप लिखते हो टोटल मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स, अच्छा नेट फोर्स कहाँ का लिखना है, जिस साइड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इस पर एक फोर्स mg साइन थीटा का है, अपोजिट लग रहा है फ्रिक्शन, तो जो नेट फोर्स हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ऊपर लग रहा है, डिवाइड बाई पूरा मास कितना है, स्मॉल m। ठीक, कितना। अब हम क्या करते हैं, यहां से फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर ले रहे हैं अलग से। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है, ये रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस का कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन रहेगा, सपोज दैट म्यू गिवन है, तो हो जाएगा म्यू इनटू एन। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो यहाँ पे गिवन रहेगा आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सपोज दैट म्यू के गिवन है। ठीक, इतना। अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन लाइक एफ आर लिख ले रहे हैं इसको, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे म्यू के, और एन कितना है, एन हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं mg cos थीटा। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा डिवाइड बाई पूरा मास। ठीक है, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करना आप, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा g साइन थीटा, m ऊपर नीचे आप कैंसिल आउट कर दो, g साइन थीटा माइनस म्यू के, और यहाँ पे बचेगा g cos थीटा। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करेगा विथ दिस एक्सीलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो
डाउनवर्ड स्लाइडिंग है ऑब्जेक्ट, सॉरी जो डाउनवर्ड स्लाइडिंग है ऑब्जेक्ट की, तो जो उसका एक्सीलरेशन आ रहा है वो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम आएगी, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो आप। ठीक है, तो हो गया डाउनवर्ड स्लाइडिंग का केस। ठीक है इतना। अब इसी में नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड स्लाइड कराएंगे। ठीक है, तो बस सब कुछ सिमिलर रहेगा, बट अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में आते हैं, दैट इज अपवर्ड स्लाइडिंग। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर स्लाइड कर रहा है, अपवर्ड स्लाइडिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लाइडिंग, ये रही आपके पास कोई भी सरफेस, इंक्लाइन प्लेन बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, तो अगेन इसका एक mg वेट नीचे आएगा हमेशा। ठीक है, इसके आप दो कंपोनेंट करते आ रहे हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन mg cos थीटा, और यहाँ पे एक आता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और इसी mg का एक कंपोनेंट आता है अलोंग द प्लेन, जिसको आप बोल रहे थे mg sin थीटा। ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है इतना। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, लाइक ऊपर स्लाइड करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, इस पे फ्रिक्शन आएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अगर हमको लिखना हो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे जस्ट स्लाइडिंग के लिए, कि नेट फोर्स बराबर कितना है, नेट फोर्स वो हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, सेम डायरेक्शन में हो गए ना। और इसके प्लेस पे आप लिख लो a में, ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है, अभी वही रहेगी न्यू के mg cos ऑफ थीटा। तो जो यहाँ से एक्सीलरेशन a हो जाएगा वो जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू के, और ये हो जाएगा g cos ऑफ थीटा, g sin थीटा प्लस म्यू के g cos ऑफ थीटा। ठीक है इतना। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले न्यूमेरिकल्स, फिर आप सब लोग कर लोगे। आपके पास मान लो ऐसे गिवन है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन, a block of mass 2 kg slides down on an inclined plane, on an inclined plane, ठीक है, which makes an angle, which makes
an angle angle 30 degree with the horizontal। ये गिवन है, मतलब आपके पास कोई एक प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री गिवन है, ठीक, कितना, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, between the block and surface, ठीक है, वो गिवन है इज √3/2, ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी एक प्लेन गिवन है जिस पर 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो नीचे स्लाइड कर रहा है, उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज √3/2। तो आपको निकालना है क्या है, दो पार्ट है इसमें। पहला आपको निकालना है कि व्हाट फोर्स, ठीक है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक, मतलब हम ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई करें, so that it moves down the plane, without any acceleration। हम ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई करें कि नीचे मूव करे बिना किसी एक्सीलरेशन के, ठीक है। सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड डिस्क में आपको करना है कि व्हाट फोर्स should be applied to the block, so that it moves up, without any acceleration, ठीक है। ये गिवन है आपके पास, डायग्राम बना लो और खुद से एक बारी ट्राई कर लो, फिर हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। ये आपके पास कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन गिवन था और इसका इंक्लिनेशन कितना गिवन था, 30 डिग्री, ये दिया हुआ था, और ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये ब्लॉक था कितने केजी का, 2 kg का, जो कि यहाँ पे रखा हुआ था, और इस सरफेस का लाइक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है √3/2 दिया हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, ठीक है। तो आपको पहले पार्ट में क्या करना है कि कितना फोर्स अप्लाई करो ताकि ये ऊपर मूव कर जाए, सॉरी पहले निकालना है सो दैट इट मूव्स डाउन द प्लेन, और सेकेंड पार्ट क्या करना है, कितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई करो सो दैट ये ऊपर मूव करे विथ 0 एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आपके पास दोनों केस करना है। ठीक है, करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो इसमें गिवन था कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स
डाउन द प्लेन, मतलब हम कितना फोर्स लगाएं ब्लॉक पर कि वो नीचे मूव करे। ठीक है, तो हम मान लो बोल दे रहे हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया कैपिटल एफ अमाउंट का, सो दैट ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब देखो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां पर आएगा, ऊपर साइड आएगा। वो कितना आएगा फ्रिक्शन, वो हमेशा होता है म्यू इंटू जो भी नॉर्मल आएगा, अभी लिख लेंगे हम लोग बाद में। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट आपको स्लाइड करना है नीचे, ऐसे बोल सकते हो विद जीरो एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे आएगा, अपवर्ड साइड। जीरो एक्सीलरेशन मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इतना। अब हम क्या करते हैं, एक तो कैपिटल आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, अब ये एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लाइक एम मींस 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक वेट होता है, लाइक यहाँ पे होता है 20 2 इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे किसका कंपोनेंट आता है, कितना आता है, एम जी कॉस थीटा, लाइक 2 इंटू जी मतलब 10 कॉस 30 मीन्स √3/2, यहाँ पे आती नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और इसी mg का एक कंपोनेंट इस साइड आता है, लाइक अलोंग द प्लेन आता है, वो कितना आता है, वो आता है mg sin थीटा, मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2। ठीक, इतना। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पास कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, उस पर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा है विथ जीरो एक्सीलरेशन, लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से। इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो कैपिटल एफ फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ जिसको आपको निकालना है, और इसका mg का दो कंपोनेंट, यहाँ हो जाएगा mg cos 30, यहाँ हो जाएगा mg sin 30। मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया कैपिटल एफ का, और ये वाला फोर्स 2 कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ बचेगा 10, और बैकवर्ड साइड कितने का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इंटू एन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 0 इस केस में। तो आपने एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कहां का, जहां पे ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, कितना आएगा नेट फोर्स, ये वाला फोर्स प्लस ये 10 का, ये अब द प्लेन लग रहा है, इसको आपने सेपरेट किया हुआ है, इज इक्वल टू एम इंटू ए, वेयर ए इज इक्वल टू 0, वो क्वेश्चन में गिवन है कि ए 0 है। ठीक, इतना। हमको एफ निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड लेके चले जाओ, ये तो 0 ही बन जाएगा, तो आपकी जो एफ की वैल्यू आ जाएगी यहां से, वो जाएगा, चलो यहीं पे कर लेते हैं एम इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तो जो एफ की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट आप कर लो, एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम इंटू 0 की हुआ आपने, तो एफ प्लस 10 माइनस म्यू इंटू एन बराबर 0, आपको निकालना है एफ, तो एफ हो जाएगा म्यू एन माइनस 10। ठीक, इतना। तो अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। म्यू कितना गिवन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था 3/2। ठीक है, तो आप म्यू की वैल्यू 3/2 यहाँ पुट कर दो आप, दिस वन इज 3/2, सॉरी √3/2। ठीक है, और एन क्या होता है, एन होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, कितना हो जाएगा mg cos 30, मतलब ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 10√3, तो इसके प्लेस पे n के प्लेस पे हो गया 10√3 माइनस 10 यहाँ पे रहेगा रहेगा। ठीक, इतना। और आगे आप सिंप्लीफाई करो, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, लाइक बचेगा ये 30/2 माइनस 10, मतलब f की वैल्यू कितना आएगी 15 माइनस 10, लाइक f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे स्लाइड करने के लिए विथ जीरो एक्सीलरेशन आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 5 न्यूटन का। ठीक है ना, अगर आप g की वैल्यू, अगर किसी ने g की वैल्यू, ठीक है 9.8 लिया होगा तो थोड़ी वैल्यू इससे कम आएगी, बट हमने जी की वैल्यू 10 लिया हुआ है। ठीक, इतना। ये हो गया, हमने क्या लिया हुआ है, g इक्वल टू 10 लिया हुआ है। आप 9.8 लेकर भी कर सकते हो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, इतना।
नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट में, आपको निकालना है कि व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप द प्लेन विदाउट एक्सीलरेशन। मतलब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई करो सो दैट ये ऊपर मूव करे बिना किसी एक्सीलरेशन के। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए अलग से डायग्राम बना रहे हैं, दोबारा से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ये आपके पास 30 डिग्री एंगल गिवन था, ठीक है, दिस वन इज 30 डिग्री एंगल, ये गिवन है। अब आपके पास वही सेम कंडीशन है, लाइक ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका एक वेट तो आएगा ही आएगा 20 का। इसके आप दो कंपोनेंट हमेशा करोगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो, यहाँ पे क्या आता है mg cos 30, लाइक कितना हो जाएगा यहाँ पे mg cos of 30, ठीक है ना, m इंटू जी cos 30। यहाँ पे कितना आएगा mg sin 30, तो आएगा ही आएगा mg, लाइक mg sin 30 इट्स 1/2। ठीक है, इतना मैंने भी तो क्या किया हुआ है, इस ब्लॉक पर ये नॉर्मल दिखा दिया हुआ है और इस mg के दो कंपोनेंट mg cos 30 mg sin 30। ठीक, इतना। अब इसमें क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट में क्या करना था कि कितना फोर्स अप्लाई करो आप कि सो दैट ये मूव्स अप, लाइक इंक्लाइन प्लेन इस साइड मूव करे, ठीक है ना, मूव्स अप विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन गिवन है, ऊपर जा रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी विदाउट एनी एक्सीलरेशन, तो ऊपर मूव कर रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब आप बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि v क्या है, कांस्टेंट है, तो v क्या होएगा, a 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखना ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा, जो भी रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन आएगा नीचे, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स एक लिख दे रहे हैं, फ्रिक्शन, और ऊपर मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सॉरी विद द 0 एक्सीलरेशन, मींस कांस्टेंट v से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या बोलते हैं कि नेट फोर्स बराबर होता है मास जिस भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हो, और उसी ऑब्जेक्ट का क्या लिखते हो, आप लिखते हो उसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। ठीक, इतना नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे। अच्छा, कहां का नेट फोर्स लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आता है, मास इनटू एक्सीलरेशन आता है, तो ऊपर की तरफ तो कुछ नेट फोर्स है नहीं यहाँ पे। ठीक है, लाइक यहाँ पे 0 है, सारा फोर्स नीचे है। ठीक है, तो आप करना है इसको, तो जो पूरा फोर्स आएगा लाइक हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 10 प्लस फ्रिक्शन कितना होता है म्यू, व्हाट इज म्यू, दैट इज √3/2 म्यू mg cos 30, लाइक हो जाएगा 2 10 cos 30 मीन्स √3/2, कितना आएगा 10√3, तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी म्यू और mg cos 30 कितना हो गया 10√3, तो आपने यहाँ लिखना है 10√3। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना ऊपर, लाइक सॉरी कैपिटल F अमाउंट का, जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे बारी आप, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है कुछ एक फोर्स लगा के, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक कैपिटल F का फोर्स लगा दिया हुआ है। ठीक है ना, ये स्किप कर रहा था। ठीक है, और इसको आपको ले जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 दिया हुआ था, ये आप करेक्ट कर लो प्लीज। ठीक है, ये 0 रहेगा। ठीक, इतना भी। अब हम क्या लिखेंगे बोलो, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। कहां का नेट फोर्स लिखेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लाइक मूविंग अप द प्लेन, तो नेट फोर्स किसका आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन का आएगा, लाइक अप द प्लेन का आएगा। तो ऊपर की तरफ तो एक फोर्स आपको दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है ऊपर की तरफ, वो कितने का है, वो है F, कैपिटल F। अब ये वाला फोर्स तो नीचे लग रहा है, लाइक दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, दोनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो F माइनस डाउन द प्लेन कितने फोर्स है, 10 प्लस फ्रिक्शन, 10 प्लस
फ्रिक्शन, ठीक, इतना इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका ऑब्जेक्ट का मास तो है बट आपको इसको ऊपर ले जाना था विद जीरो एक्सेलरेशन, वो आपने जीरो कर दिया हुआ है, ठीक है। आपको एफ निकालना है, ये पूरा क्वांटिटी जीरो बन जाएगी, इसको राइट साइड ले जाओगे, एफ बराबर हो जाएगा 10 प्लस फ्रिक्शन, ठीक, इतना एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस फ्रिक्शन। और आगे सिंप्लीफाई कर लो आप, फ्रिक्शन की वैल्यू आप निकाल लो, जो पहले आया था फ्रिक्शन आई थिंक अभी आएगा वही, तो एफ इक्वल टू 10 प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैं यहां निकाल दे रहा हूं, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स मतलब अगर हम एफ आर लिख दें इसको, म्यू, म्यू मीन्स क्या हो जाएगा √3/2 इंटू एन, एन कितना है mg cos 30 मीन्स ये वैल्यू कितना है 10√3, ठीक है ना। ये 10/30 कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी लाइक एफ आर बराबर हो जाएगा 30/2 मीन्स कितना आएगा 15 आएगा, ठीक, इतना यहाँ पे आप रख दो, ये हो जाएगा 15, तो जो पूरा आंसर हो जाएगा फाइनल वो हो जाएगा 25 न्यूटन का, ठीक है। ठीक, इतना ठीक है। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखो कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आप लिखो कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। पहले आप समझ लो क्या होता है कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन आप नोट कर लेना। ये समझो आपके पास ये मान लो कोई भी एक सरफेस है, कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो रफ सरफेस होगी तो ये आपका फ्रिक्शन आएगा। ये रफ सरफेस है कोई भी, दिस वन इज रफ सरफेस। अब मान लो कि इस रफ सरफेस पे कोई भी एक m मास का क्या है, एक आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, इतना। मान लो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको इस साइड खींचा हुआ है बाई कैपिटल एफ फोर्स। एफ क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को इस साइड पुल कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को इस साइड मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा, लाइक ऑब्जेक्ट के चलने की टेंडेंसी या मूव करने की टेंडेंसी अगर राइट साइड है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन आएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू दैट रिलेटिव मोशन, ठीक है, इतना। अब आप क्या करो, देखो अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है मास का, एक तो इसका लाइक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और यहां पे इसका वेट आएगा mg, ठीक, इतना। जिसमें नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स,
ठीक, इतना। और ध्यान रखना हम यहाँ पे बात करेंगे लाइक लिमिटिंग फ्रिक्शन की, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो पहले चीज पे आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस सरफेस, मतलब जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं आपस में, ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो अब देखना यहां पे एक आपका नॉर्मल लग रहा है और एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों कितने एंगल पे हैं? 90 एंगल पे हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट होता है उसी को आप क्या बोलते हो? कांटेक्ट फोर्स। मतलब पूरा कितना हो जाएगा फोर्स? देखो इस रफ सरफेस ने एक फ्रिक्शन जनरेट किया है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी कहां पे? राइट साइड है, ठीक है। हम इसको कुछ एक फोर्स लगा के राइट साइड पुल कर रहे थे, ठीक है। तो अब इस फ्रिक्शन ने दो फोर्स जनरेट किया हुआ है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ और एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय दिस सरफेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वही हो जाएगा आपका नेट फोर्स अप्लाइड बाय दिस सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एफ सी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपल सा लिखना है लाइक कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू, कांटेक्ट फोर्स बराबर हो जाएगा इसका और इस फोर्स का रिजल्टेंट। तो कितना है ऊपर की तरफ फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। बैकवर्ड साइड कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको आप लिख रहे हो एफ एल से, दिस वन इज एन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, ठीक, इतना। इसी को आप क्या बोलते हो? कांटेक्ट फोर्स बोलते हो। अगर हम इसको हम एफ सी से लिखें तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एन के इक्वल। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको भी रख सकते हैं, ठीक, इतना ये रहेगा। हमने क्या बोला? व्हाट इज मीन्ड बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन? जो भी इस रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन रहेगा वो, मान लो कि म्यू दिया हुआ है और उसका नॉर्मल कितना है? म्यू इनटू एम जी। ये भी आप रख सकते हो, या इसको आप सिंपल लिख सकते हो म्यू इनटू एन, ठीक है ना, या म्यू इनटू एम जी, ठीक, इतना। यही आपका क्या हो जाएगा? नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना, अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते कि व्हाट इज द लाइक लिमिटिंग व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, तो आप क्या बोलते? इस कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब वो सरफेस स्मूथ हो, लाइक वहां पे फ्रिक्शन हो ही ना, ठीक है ना, फ्रिक्शन शुड बी जीरो। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स, लाइक मिनिमम वैल्यू, तो कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास बचेगा एन का स्क्वायर, इसको आपने जीरो कर देना है, कितना आ जाएगा? एन। तो जो मिनिमम कांटेक्ट फोर्स हो सकता है अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट, अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट, वो कितना हो सकता है बोलना? कैपिटल एम, ठीक है ना। इसको आप सिंपल रिएक्शन फोर्स ही बोलते हो, इस इस कांटेक्ट फोर्स को भी, ठीक है। ये हो गया मिनिमम कांटेक्ट फोर्स। अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स, तो मैक्सिमम कब आएगा? जब वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मींस फ्रिक्शन भी होगा और नॉर्मल दोनों होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें आप एन कॉमन ले लो, आप लाइक एन स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर निकालना आप रूट के, एन बाहर निकलेगा, ब्रैकेट में बनेगा वन प्लस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होता है? वो होता है रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट? नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को आप क्या बोल रहे हो? कांटेक्ट फोर्स बोलते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज लाइक मिनिमम कांटेक्ट फोर्स, तो उस कंडीशन में एफ एल जीरो हो जाएगा, लाइक वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी जीरो।
और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाई मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, फ्रिक्शन को जीरो नहीं करना है। कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। ठीक है, यही था आपका कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस पर आते हैं। इसका क्या मतलब है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का सिंपल सा मीनिंग है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप मेंशन नहीं कर लो प्लीज, ठीक है ना। आप अभी तक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग कैपिटल FC से लिख रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, कैपिटल FC से लिखो या आप कैपिटल R से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए एक अलग से डायग्राम बनाया ले रहा हूं। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग हमेशा लैम्डा से डिनोट किया करेंगे। ठीक है ना, लैम्डा, लैम्डा मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, इतना। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा देखते हैं। अब तो ये आपके पास डायग्राम था, लाइक ये आपके पास कोई भी एक रफ सरफेस थी, तो सपोज दैट दिस वन इज रफ सरफेस। अब ये रफ सरफेस है, तो इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन रहेगा। हमने यहाँ पे लिया हुआ था म्यू लिया हुआ था। ठीक है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे म्यू एस आप लिख लो प्लीज। ठीक है ना, क्योंकि म्यू एस इंटू एन ही होता है। ठीक है, म्यू एस लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाना, मान लो म्यू एस गिवन है। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना। अब मान लो कि इसका मास कैपिटल M वही था, तो यहाँ पे एक n तो आएगा ही, यहाँ पे तो mg उसका वेट आएगा ही आएगा। अब मान लो आप इसको, इस ऑब्जेक्ट को इस साइड किसी फोर्स कैपिटल F से पुल कर रहे हो। कैपिटल F इज फोर्स विथ विच ये ऑब्जेक्ट आप पुल कर रहे हो। ठीक, इतना खींच रहे हो, तो अब इस पे फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी है उसकी अपोजिट, मान लिया हमने बोला इसको FL। ठीक, इतना। अब आते हैं इस डेफिनेशन पे, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या करना आप, कि जो भी आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आया हुआ है, किसका रिजल्टेंट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको डिफाइन क्या करना है, सिंपल सा, आपको सिंपल से ये बोलना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको आप लैम्डा से डिनोट कर रहे हो, इज द एंगल बिटवीन resultant, is the angle between the resultant, is the angle between the resultant of normal force, is the angle between resultant of normal force and limiting friction. What is angle of friction, is the angle between resultant of normal force and limiting friction. ठीक है ना, मतलब सॉरी, limiting friction and resultant of normal force and limiting friction and normal reaction. यहां आप सुना दोबारा से, तो व्हाट इज मीन बाय कांटेक्ट फोर्स, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज लैम्डा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसके बीच एंगल है, नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फोर्स का रिजल्टेंट एंड, और किसके बीच,
नॉर्मल रिएक्शन, मतलब आप बोल सकते हो सिंपली ये वाला एंगल, इसको हम लैम्डा बोल रहे हैं। समझ पाए क्या? तो पहले क्या करो आप, लाइक नॉर्मल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है ये एफ सी, जिसको आप कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हो, ठीक है। और इसी कांटेक्ट फोर्स का जो एंगल आया हुआ है विद द नॉर्मल, आप बोल सकते हो कितना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल, ठीक है ना। तो इन सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो कि एंगल बिटवीन द कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, उसी के एंगल को क्या बोलते हो आप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। याद रहेगा ना? अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, इतना। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, ये देखो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, जिसको आप बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे एफ एल, ठीक है। और यहाँ पे आपका कांटेक्ट फोर्स आया हुआ था, जिसको आप एफ सी बोलते, इसी को आप बोल रहे हैं एंगल ऑफ, सॉरी, इसी को आप बोल रहे थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज लैम्डा, ठीक, इतना। आप चाहो तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहां बना सकते हो डायग्राम में, इसको उठा करके आप यहां रख दो, ठीक है ना, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो इसको आप यहां इमेजिन कर सकते हो कि मान लो कि यहां रखा हुआ है वेक्टर ही है ना, इसको उठा के यहां रख दो आप, ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना है परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको आपने उठा करके यहां रखा हुआ बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, कितना है, एफ एल डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल एम। डाउट है क्या किसी को? tan लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना है परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हो, बेस कितना रहा, ये रहा बेस जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन एन बोल रहे हो, ठीक, इतना। अच्छा, व्हाट इज फार्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला क्या है बोलना, म्यू इंटू एन, लाइक म्यू एस इंटू एन बोलो या म्यू एस इंटू एम जी बोलो, यहाँ पे रख दो चाहे तो, यहाँ पे आप लिख सकते हो म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाई एन। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि tan लैम्डा की वैल्यू कितना आएगी, म्यू इंटू एस आएगी, या लैम्डा बराबर हो सकता है tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। इस फार्मूले को आपने क्या करना है, याद भी कर लेना है अभी से, ठीक है, देख लो। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज, ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज।
एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, इतना। अब यहाँ पे आ जाओ आप। तो व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ रिपोज? एक डायग्राम देखना पहले तो आप। ये मान लो आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये आपके पास मान लो कोई भी एक रहा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो आपको सिंपल से ऐसे बोलना है कि इट इज द एंगल, लाइक एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल, ऐसे बोलना है, इट इज द मैक्सिमम एंगल, ठीक है ना, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, it is the maximum angle of an inclined plane with the horizontal, with the horizontal, ठीक है ना, it is the maximum angle of an inclined plane with the horizontal, ठीक है ना, such that, मतलब ये किसी भी इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम एंगल होता है, ठीक है ना, जिस एंगल पर अगर आप यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखोगे ना, ये स्लाइड न करे, मतलब ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब वहीं पे क्या रहे, रेस्ट में रहे, ठीक है ना, विद द हॉरिजॉन्टल एट विच ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, एट विच द बॉडी placed on it, at which the body placed on it does not slide। आपको सिंपल से बोलना है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलना है, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ रिपोज? ये किसी भी इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम एंगल होता है जिस एंगल पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखोगे तो स्लाइड ना करे, ठीक है ना, मतलब यहीं पे रेस्ट में रहे, या आप बोल सकते हो कि क्या रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक, इतना। अब यहां सुनना, मान लो कि आपको ये रफ सरफेस होगी, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, ये रफ सरफेस गिवन है, और मान लो कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, म्यू एस गिवन है, ठीक, इतना। अब देखो ऑब्जेक्ट की हम क्या करते हैं, इसका अलग से एक और डायग्राम बना ले रहे हैं, उसमें कर ले रहे हैं सिंप्लीफाई। ये आपके पास थीटा रहा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज, सो दैट ये बॉडी इसको स्लाइड ना करे, और ये रफ सरफेस है, तो उस रफ सरफेस का मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस गिवन है, ठीक, इतना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस, ठीक है। अब देखना, अभी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक वेट आएगा, ही आएगा, लाइक एम जी। इसके आप दो कंपोनेंट करते आ रहे हो, यहां पे आप बोलते हो एम जी कॉस थीटा, यहां पे क्या बोलते हो आप, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है, इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की होगी, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे आएगा, ऊपर आएगा, यहां पे आएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, रिलिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक, इतना। ये हो गया। अब आपको रही बात एंगल निकालने कितना आएगी, तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे n इक्वल टू तो एम जी हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे, मतलब दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वो आपने करना है एम जी साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। अच्छा, एफ एल है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन लाइक एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो म्यू एस, एन कितना है बोलना, एन इज एम जी कॉस थीटा, एन के प्लेस पे आप एम जी कॉस थीटा पुट कर दो, ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा, ये कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, म्यू एस आ गया, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी यही आया था, और एंगल ऑफ रिपोज भी टेन इनवर्स म्यू एस ही आ रहा है, वहां पे हम लोग निकाला था पहले, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी वही आया था और एंगल ऑफ रिपोज भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की,
ठीक है ना, इसको आप ध्यान भी रख सकते हो। देख लो यहाँ पे, इसको अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपके पास कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो आपको डिफाइन कैसे करना है इस एंगल को, कि कितना मैक्सिमम एंगल रखो आप इस इंक्लाइन प्लेन का विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे, मींस इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है ना, मींस जो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स आए वो बैलेंस कर दे mg sin थीटा के, उसी को आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हो। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ किया हुआ है। अभी लास्ट करो सर अभी मैं सिंपल अब चले क्लास चल पास अच्छा उनका लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना।